आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके सामने पाकिस्तान अक्सर रुपये पैसे की फरियाद करता है, कटोरा लेके पहुंच जाता है कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। मजाक मजाक में पाकिस्तान के लोग ही कहते हैं कि आईएमएफ हमारे कटोरे में अगर कुछ भीख डाल दे तो आटे की लाइन नसीब नहीं होगी, आटे की लाइन नहीं लगेगी। अब लोकसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी करने वाली संस्था आईएमएफ ने मोदी सरकार के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज दिया है। आईएमएफ ने भारत के अनुमानित विकास दर को पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। अब अनुमानित विकास दर 6.8% रहने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं चीन हमसे काफी पीछे रहेगा। चीन 4.2 पर रहेगा, हम 8.4 पर रहेंगे। तो आईएमएफ को भी समझ लीजिए, कटोरा लेने वाले पाकिस्तान को भी समझ लीजिए और चीन भारत का फासला समझ लीजिए। सब कुछ इस विस्तार न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। भारत का विकास कोई हवाबाजी नहीं है, एक सतत प्रक्रिया और कड़ी मेहनत का नतीजा है। गांव से लेकर शहर कस्बों तक सड़क, आवास और बड़े रेल तथा मेट्रो नेटवर्क इसकी गवाही दे रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक हो रहे विकास का डंका ही अब दुनिया में बज रहा है। इसी के बिना पर आर्थिक मामलों से जुड़ी वैश्विक संस्था आईएमएफ ने विकास में भारत की बादशाहियत पर फिर से मुहर लगाई है। हालिया विकास दर के मामले में भारत ने अब चीन को भी पछाड़ दिया है। वैश्विक संस्था आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट में भारत का विकास दर चीन के मुकाबले 2.2% ज्यादा है। 2024 में भारत का अनुमानित विकास यानी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.8% है, जबकि चीन के विकास का अनुमान 4.6% है। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास के लिए दो पक्षों को अहम माना है। पहला, घरेलू मांग में लगातार मजबूती और दूसरा, कामकाजी उम्र वाले लोगों की बढ़ती आबादी। जिधर देखो उधर खुदा है। गांव खुदे हैं, शहर खुदे हैं, गलियां खुदी हैं, सड़कें खुदी हैं। बीते दिनों में सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी व्यंग कहे गए हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये तमाम खुदाई, ये तमाम निर्माण भारत के सुनहरे भविष्य को लिखने की तैयारी की तरफ हैं। एक दौर था जब हम 90s की फिल्में देखते थे और हर तीसरे फिल्म में एक ऐसा सीन दिखाया जाता था जो विदेशों का होता था और हम बतौर दर्शक उसे देखकर लहालोट होते थे। लेकिन अब वैसी ही तस्वीर भारतीय सड़कों के लिए भी लिखी जा रही हैं, भारतीय कस्बों के लिए लिखी जा रही हैं, शहरों के लिए लिखी जा रही हैं और उसी की बानगी ये निर्माण कार्य है। इसे एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में कई तरह से देखा जा रहा है, एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसी के सहारे कहीं ना कहीं भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है, नई ऊंचाई छू रहा है। विकास की गति एक ऐसी तैयार कर रहा है जिसके बरक्स कहीं ना कहीं हम चीन को भी पीछे छोड़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पीछे चीन होगा और भारत विकास के क्रम में सबसे आगे होगा। क्योंकि आधारभूत ढांचे को लेकर के काम न सिर्फ शहरों और कस्बों में हो रहा है बल्कि छोटे छोटे गांवों तक हो रहा है। आप अपने गांवों तक पक्की सड़कें देख रहे होंगे, पक्के मकान देख रहे होंगे, टॉयलेट का निर्माण देख रहे होंगे, साथ ही साथ दूसरी सुविधाओं के निर्माण कार्य को भी देख रहे होंगे। वहीं एक तरफ ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं छोटे छोटे, तो दूसरी तरफ बड़े स्तर पे भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक्सप्रेसवे का नेटवर्क देश में खड़ा हो रहा है और इन्हीं सब की बुनियाद पे भारत तमाम वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट में अपने झंडे गाड़ रहा है। वर्तमान में भारत का विकास दर कोई आसान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। दुनिया में एक ओर जहां यूक्रेन रूस वॉर के चलते आर्थिक हालात सबको पैदल बनाए हुए हैं, तो वहीं इजराइल फिलिस्तीन जंग ने खाड़ी देशों के भीतर एक अलग ही आर्थिक भय का माहौल तैयार कर दिया है। अब हाल ही में ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से नई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल, क्योंकि भारत खाड़ी देश और रूस से ही सबसे ज्यादा तेल आयात करता है, जिससे हमारे तमाम काम धंधे चलते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा तेल की खपत है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। सबसे ज्यादा भारत इराक, सऊदी अरब
और यूएई से तेल आयात करता है। इसके अलावा अमेरिका, नाइजीरिया और रूस से भी तेल खरीदता है। हालांकि पिछले 2 सालों में रूस से भारत ने तेल का आयात 2% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो जिन देशों से हम मुख्य रूप से तेल आयात कर रहे हैं वे सभी युद्ध की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस आपदा में खुद को लूटने की बजाय इसे अवसर में तब्दील भारत ने किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस से तेल आयात करने का फैसला रहा है। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को फुल क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि जब रूस पर यूक्रेन पर हमले के बाद तमाम वैश्विक प्रतिबंध लादे गए तब भारत ने इस देश के साथ व्यापार का फैसला लिया। प्रतिबंध की मार झेल रहे रूस को जहां भारत का साथ मिला तो वहीं भारत ने रूस से मौके का फायदा उठाते हुए सस्ते दर पर तेल खरीदे और उल्टा इसे दूसरे देशों को भी महंगे दर पर बेच दिया। दुनिया भर में इस ऑयल डिप्लोमेसी की काफी चर्चा रही। कुछ देश भारत के खिलाफ थे तो कुछ देश भारत की संप्रभु व्यापारिक सोच का लोहा मानते दिखाई दिए। आईएमएफ की रिपोर्ट और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की विदेश नीति किस तरह से देश को और ज्यादा फायदा पहुंचा रही है, इस पर हमारे संवाददाता अमृत तिवारी ने आर्थिक विशेषज्ञों से खास बातचीत की है। देखिए और समझिए कि भारत कैसे खुद के हितों की रक्षा के लिए विकास की गति को कायम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए। हमारे साथ आर्थिक जानकार महिपाल सिंह यादव मौजूद हैं, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में पढ़ाते हैं, काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। आर्थिक मसलों पे किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और आईएमएफ की रिपोर्ट इसमें किस तरह से सपोर्ट कर रही है उसके दावों की जो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करता है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से रिपोर्ट है आईएमएफ का और उसने जिस तरह से भारत की अनुमानित विकास को 6.8 बताया है, भारत के हिसाब से कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप? आईएमएफ का जो रिपोर्ट अभी आया है वो पूरी दुनिया के लिए आता है कि पूरी दुनिया के जो विभिन्न देश हैं, चाहे वो विकसित देश हैं चाहे विकासशील देश हैं, उनकी आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति किस तरह से चल रही है। वर्तमान में जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है और उसमें जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो अन्य देशों की तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छी है। चाइना से मुकाबला करें अगर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में तो हम 2% से ऊपर उनके आसपास हैं, और इसी तरह अगर हम यूएसए या यूके या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ करते हैं तो उनसे काफ़ी अच्छी आर्थिक वृद्धि दर है। और पूरा विश्व ये बात ध्यान में ला रहा है कि भारत आने वाले समय में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगी। हम कंपैरेटिवली देखें चाइना के विकास को और भारत के विकास को, तो क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान में भारत चाइना से आगे निकल रहा है विकास के दर के मामले में, चाइना को पीछे करने में ये कितना वक्त लगेगा कि हाँ हम उसके मुकाबले आकर के खड़े हो गए हैं या उसको पार कर लिया है हमने? चाइना की और भारत की जब अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कोविड के बाद काफ़ी बदलाव आया है। कोविड के बाद चाइना की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कुछ कम हो रही है, चाहे उनका रियल्टी सेक्टर हो, चाहे उनका कंज्यूमर सेक्टर की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें। भारत दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से या अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम से विशेष तौर पर जो कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर है, जिनको हम पूंजीगत व्यय बोलते हैं, उसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन का काम है, उद्योगों का काम है, और भारत सरकार भारतमाला के जो नीति है और सागरमाला जिसमें सी पोर्ट की बात है, भारतमाला में जिसमें रेलवे और ट्रांसपोर्ट के एरिया जो लिए जाते हैं, उसमें काफ़ी काम कर रहा है, जो कि ख़ास तौर पर विकास की दर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भारत का जो युवा वर्ग है वो चाइना से काफ़ी आगे है, और एक स्टडी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारत जो है युवाओं का देश रहेगा। इस दौर के अंतर्गत युवाओं को किस तरह से हम रोज़गार उपलब्ध कराएं ताकि वो भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में योगदान दें, और इसके लिए भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आईएमएफ कोई ऐसी संस्था तो है नहीं जिसके जरिए प्रोपेगेंडा कराया जा सके। विस्तार न्यूज यही संदेश देना चाहता है
कि आप सच को अपनी बारीक परख से पकड़ने की कोशिश करें, वरना प्रोपेगेंडा के शोर में आप सही जानकारी से कोसों दूर चले जाते हैं। क्योंकि अपनी रिपोर्ट में आईएमएफ ने दुनिया की तमाम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए माना है कि चुनौतियां कई हैं जिससे दुनिया के बड़े बड़े देशों को निपटना होगा। देखिए, दुनिया भर के तमाम देशों को कोरोना महामारी के बाद जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंची थी। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल हमास जंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। हालांकि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था ने थोड़ी राहत जरूर दुनिया को दी। आज के हालात में आईएमएफ के मुखिया पियर ओलिविये गुरशांस ने कहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था कुछ मुश्किल हालातों के बावजूद डटकर तमाम परिस्थितियों का सामना कर रही है। अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं है, लेकिन स्थिर विकास हो रहे हैं और मुद्रा स्फीति भी जिस रेशियो से उठ रही है उसी हिसाब से घट भी रही है। इस सफर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कि पैंडेमिक के बाद डिमांड सप्लाई में बाधाएं, रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा और खाद्यान्न संकट। फिर भी कई देशों ने महंगाई को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आईएमएफ के चीफ गुरशंस का मानना है कि विकसित देशों के सामने जो चुनौतियां थी वो अब काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, लेकिन विकासशील देशों के सामने अभी भी चुनौतियां काफी हद तक बची हुई हैं। और गौरतलब है कि भारत भी एक अभी विकासशील देश है। भारत के सामने चुनौतियां अभी काफी हैं, लेकिन अपनी मेहनत और नीतियों के बदौलत भारत लगातार उन चुनौतियों पर भारी पड़ रहा है और विकास की गति को लगातार बनाए हुए हैं। और उसी क्रम में भारत जिस तरह से अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारत के ऊपर भी एक विकसित राष्ट्र का तमगा लगेगा। विकसित भारत यात्रा ये एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। विपक्ष के कई नेता अक्सर सवाल उठाते रहे हैं कि जो विकास दर भारत के पास है, उसके मद्देनजर भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना एक मुश्किल भरा टास्क है। उनके मुताबिक भारत का ग्रोथ रेट लगातार 10% के पार होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि तमाम बाधाओं के बीच क्या भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर वाकई अग्रसर है? इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये देखिए। भारत सरकार एक ये भी लक्ष्य दी है कि 2047 तक, जिसकी बात करते भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के, लेकिन ये भी तर्क दिया जाता है विपक्षी दलों की तरफ से भी और जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं उनकी तरफ से भी कि जो वर्तमान विकास दर है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2047 जो है वो कोई ख़ास महत्व नहीं रखता है, ये बहुत साल लग जाएंगे इसमें। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर इस विकास दर के सहारे हम 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना पूरा कर लेंगे? ये ठीक बात है कि जो विकास दर वर्तमान में चल रही है और उसके आधार पर अगर हम 2047 की गणना करें तो विकास दर थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा आर्थिक प्रगति के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उसमें अनुमान किया जा रहा है कि आईएमएफ के द्वारा भी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी या नेशनल और इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कि आने वाले समय में भारत की ग्रोथ रेट 10% या उससे ऊपर जा सकती है, ऐसा हमारा भी अनुमान है। अगर हमें जिस तरह से देश की जनसंख्या का आकार है और 2047 में विकसित भारत को बनाना है तो निसंदेह 10% या उससे ऊपर की ग्रोथ रेट होगी। उसके लिए आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक नीतियों का विशेष योगदान रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट की हो, चाहे औद्योगिक नीति की बात हो, चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो। भारत सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से, जिसमें मुद्रा बैंक है, मेक इन इंडिया है, स्टैंडर्ड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सारी ऐसी, डिजिटल इंडिया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला रही हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आगे प्रेरित करेंगी, नए स्टार्टअप को प्रेरित करेंगी। और भारत जो वर्तमान में दर चल रही कोविड के दृष्टिकोण को देखते हुए अन्य विकसित देशों या उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर को देखते हुए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर जो है ना डबल डिजिट से ज़्यादा होगी, जो कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगी।
आपने जो बताया कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, स्टार्टअप इंडिया है और जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो इतने सारे काम हो रहे हैं, उसके चलते जो है विकास दर और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये भारत के संदर्भ में ही सिर्फ बात लागू होती है या जो तमाम विकासशील देश हैं उनके लिए भी ये बातें लागू होती हैं कि वो भी इसी तरह से काम कर रहे हैं? अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो कैसे काम करें? क्योंकि चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य में लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन वॉर चल रहा है, खाड़ी देशों में देखें तो अस्थिरता बनी हुई है। उसके मद्देनज़र देख रहे हैं कि क्या इन तमाम देशों में भारत ही अकेला ऐसा कर रहा है या और भी देश कर रहे हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन सही है कि जैसे ताइवान है, आपका वियतनाम है, बांग्लादेश है, अगर एशिया के अंदर देखें तो ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है। ये ऐसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकती हैं। लेकिन भारत का सबसे जो अच्छा प्रकृति ने दिया है, हमारे पास उभरती हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक बड़ा विशाल बाज़ार है, बड़ी जनसंख्या है, जिसके अंतर्गत देश को मांग के लिए किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ उपभोग के क्षेत्र के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के अंतर्गत अगर वस्तुओं की मांग की ज़रूरत पड़ती है तो विशाल जनसंख्या के आधार पर विशाल बाज़ार जो कायम है वो मुझे उम्मीद करता है कि किसी प्रकार की हमें मांग की कमी को नहीं रहने देगा। यही हमारे लिए अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। हम भी सेमीकंडक्टर में या दूसरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या दूसरे अन्य क्षेत्रों के अंदर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अच्छा ही काम कर रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को नीतियों के माध्यम से निपटा जा सकता है। जी, क्या एक और समस्या है जिसको लोग कहते हैं रोज़गार को लेकर के? अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम अगर तरक्की कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि भारत इस बेरोज़गारी के संकट से भी आने वाले दिनों में निपट जाएगा? हाँ, ये सही बात है कि थोड़ा सा बेरोज़गारी की जो दर है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं। और सबसे बड़ा जो कारण दूर किया जा सकता है कि बाज़ार के अंतर्गत जो गिग इकोनॉमी है, जिसके अंतर्गत अभी मानसिकता नहीं बनी है युवाओं की कि हम छोटी नौकरी करें या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें। अभी भी सरकार की नौकरी में ही ज़्यादातर युवाओं का मन लगता है या ज़्यादातर वहाँ युवा रोज़गार पाना चाहते हैं। लेकिन जो गिग इकोनॉमी जोमेटो की है या दूसरी नौकरियों के अंदर बड़ा क्षेत्र विकसित हो रहा है। और इसके अंतर्गत मेरा ये मानना है कि जो भारत सरकार के डिजिटल जो पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, यूपीआई की जो पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, सरकार किसी न किसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को ज़्यादा स्किल, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की ट्रेनिंग देकर उनको योग्य बना रही हैं, ताकि आने वाले समय में इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को रोज़गार मिल सके। मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ रोज़गार के संबंध में चलाई जा रही हैं, उससे आने वाले समय में ये रोज़गार को बढ़ावा देंगी। क्योंकि कोविड के, पोस्ट कोविड के बाद दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मुद्रास्फीति को फेस कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही हैं। उसके अगर अनुपात में देखें तो हम रिलेटिवली कम ही फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। आप अमेरिका में देखें, जर्मनी में देखें, यूरोप के अंदर देखें तो मुद्रास्फीति की दर, जो इन्फ्लेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और जो आपका रोज़गार की दर है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बनिस्पत अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें काफ़ी कम। प्रोफेसर साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर महिपाल सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो भारत इकॉनमी है वो बूम कर रही है और आने वाले दिनों में जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी उनको समेट लिया जाएगा। वो भी इस इकॉनमी के चलते उनमें भी पंख लगेंगे, वो भी तमाम दुश्वारियों से हो सकता है कि बाहर आ जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़।